बिकॉज मैंने बोला कि हम डीपर समझेंगे कि मेंटल हेल्थ सिर्फ थेरेपी नहीं है. व्हेन यू आर वर्किंग विद ट्रांस क्लाइंट्स और लेट्स से व्हेन यू आर वर्किंग विद गे और लेस्बियन क्लाइंट्स, इट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हमारी आइडेंटिटी क्या है. अगर हम क्योर अफर्मेटिव थेरेपी की बात करें तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि ये कोई फॉर्म ऑफ थेरेपी है अलग से. क्योर टर्म जो है उसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इट्स एन अम्ब्रेला टर्म जिसमें आप लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांस, एसेक्सुअल्स, इंटरसेक्स पीपल, जिसमें सब आते हैं. बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिया वेयर योर बॉडी सीम्स एलियन टू यू. हम कम्युनिटीज़ के साथ गाँव में अलग अलग जगह पे जाके काम करते हैं. प्रोग्राम्स आपने बना दिए फिजिकल हेल्थ पे, प्रोग्राम्स बना दिए वायलेंस पे. अब वायलेंस को आप बिना मेंटल हेल्थ से कनेक्ट किए कैसे देख रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है या डिस्क्रिमिनेशन है, उसको आप बिना मेंटल हेल्थ से कनेक्ट करे कैसे देख रहे हैं? फिजिकल हेल्थ को हम बिना मेंटल हेल्थ, तो देन आई अंडरस्टूड कि मेंटल हेल्थ भी एक डेवलपमेंट इशू है. आज भी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हमारा जो इंडिया है पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में है जहाँ पे कास्ट एग्जिस्ट करती है. इंसान सबसे पहले आपसे पूछता है अच्छा हम तो यादव हैं, आप बताइए. शादी के बाद यंग कपल्स थेरेपी में आ रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ कंसर्न्स, क्या कंसर्न्स या प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स लेकर आते हैं? बिकॉज आई थिंक यंग एज में बहुत तरह के ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं. तो हाउ डू यू लाइक, आप उनके साथ कैसे थेरेपी करते हैं? अगर हम रिलेशनशिप इश्यूज की बात करें कि लोग अगर कपल्स थेरेपी में आ रहे हैं या इंडिविजुअल्स जो कि अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से थेरेपी में आ रहे हैं, तो उनके जो इश्यूज हम यूजुअली देखते हैं प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी की ज़्यादा आ रही है. This is called the rapid fire round. All set. Yes. One thing people assume about therapists, that's totally wrong. We can't read minds. One thing you wish every client knew before starting therapy. A mental health myth you wish should just disappear. Everyone's mental health journey looks very different, and that is completely okay. We all come from different experiences, so our path to healing will also be different. Today, we are joined by Manjari Upamanyu, a therapist who really knows this well. She's somebody who helps people understand their mental health through a personal, inclusive, and compassionate lens. Today, in this episode, we'll talk about therapy, inclusivity, and also why our wellness journey needs to be heard and seen. Thank you so much, Manjari, हमें आज join करने के लिए. Hi Shrishti, thank you for having me. Thank you. And क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना चाह रहे थे ऑन आवर पॉडकास्ट, एंड इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था बिकॉज वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ. आपसे पहले हमने गार्गी के साथ एक स्टार्टर कॉन्वर्जेशन किया था वेयर वी स्पोक अबाउट व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, बेसिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ बेसिकली, एंड थेरेपी क्या है, सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस घर पे कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज़ ट्रॉमा. बट दिस टाइम वी थॉट अबाउट कि हम एक स्टेप आगे जाते हैं, थोड़ा सा थेरेपी को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, एक नया एंगल इसमें समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डीप जाएंगे. सो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा कि जो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपका डे टू डे वर्क स्ट्रक्चर क्या होता है? यू नो, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स डू यू डील विद, व्हाट काइंड ऑफ कंसर्न्स और स्ट्रगल्स डू दे कम अप with to you, and also आप क्या क्या therapy practices उनके साथ follow करते हैं? Right. So when I talk about कि what kind of clients do I deal with, I usually deal with young adults and middle-aged adults. So आप ये देख लीजिए कि 17, 18 years old to 40, 45. Of course I do have some clients जो 50s में 60s में भी हैं, but ये clients usually वो हैं जो अपना relationship with their children समझने के लिए थेरेपी ले रहे हैं. So again, the reason they take it from me is because since I deal with a younger crowd, they are able to understand better. So these are the type of people that I deal with. मेरा day to day कैसा रहता है? Again, I have sessions in the day. I usually take not more than 3 sessions in a day. 2 is preferred, 3 is most. 3 होते हैं तो वो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में डिवाइड होके so that I get enough breaks to calm myself down and then also do my notes, do my further studies for the next session. तो इस तरीके से मेरा दिन होता है. What kind of clients do I deal with?
again, I deal with males, females, children. Usually I don't work with. Again, अब depend करता है कि हम किसे children बोल रहे हैं. But a 17, 18-year-old, of course, for me is a child. But otherwise, not any younger than that. Okay. And Yes. what common therapy practices do you use? थेरेपी प्रैक्टिसेस में सी अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो आई थिंक सिर्फ मैं नहीं, जितने साइकोलॉजिस्ट हैं दुनिया में सब, वाइल हम ट्रेंड होते हैं पर्टिकुलर थेरेपीज़ में कि कोई सीबीटी में ट्रेंड है, कोई साइको एनालिटिक अप्रोच ज़्यादा यूज़ करता है, कोई गेस्टॉल्ट ज़्यादा यूज़ करता है, लेकिन हम सब ना एक मिक्सचर ऑफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. ऑफ कोर्स हम किसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आई यूज़ ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड लेंस बहुत ज़्यादा. I use again depending from client to client, but if I have a client from the cure community, then I use a cure affirmative lens. I try to use थोड़ी non-directive approaches ज़्यादा अपनी therapy में. Expressive arts, play therapy. That is non-directive. That is non-directive. I don't. So basically, directive is जहाँ हम clearly आपको बता रहे हैं, या instructions are more, not instructions, but like it is more defined and structured. Okay. I try to use I let the client take more of a space, and I am there more as a facilitator, and I take a back seat. So I think that is what I usually work with. Wow, that's quite interesting because आपने क्योंकि बताया that you also work with queer community and मेरा क्योंकि बहुत interesting understanding मुझे मिला था when I was going through your profile and because मैंने बोला कि हम deeper समझेंगे कि mental health सिर्फ थेरेपी नहीं है. जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू एक्नॉलेज कि हमारे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स क्या हैं, हम किस लाइफ एक्सपीरियंस से आते हैं. सो यू नो इट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हमारी आइडेंटिटी क्या है. दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारी मेंटल हेल्थ जर्नी पे, एंड वो एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है. और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं क्योंकि आप खुद एक क्वियर अफर्मेटिव थेरेपिस्ट हैं. कैन यू जस्ट ब्रेक दैट डाउन टर्म for our listeners, and also what does it mean when you're working with trans clients, or let's say when you're working with gay or lesbian clients? ये किस तरीके से दिखता है आपको अपनी थेरेपी में? Okay. So अगर हम क्योर अफर्मेटिव थेरेपी की बात करें तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि ये कोई फॉर्म ऑफ थेरेपी है अलग से. थेरेपीज हम वही लगा रहे होते हैं, CBT, क्लाइंट सेंटर्ड, नैरेटिव, गेस्टॉल्ट, वही सब है. बट क्योर अफर्मेटिव की हम एक लेंस लगा देते हैं. अब हम बोले क्योर टर्म जो है उसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इट्स एन अम्ब्रेला टर्म जिसमें आप लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांस, एसेक्सुअल्स, इंटरसेक्स पीपल, जिसमें सब आते हैं. अगेन ये भी दो अलग अलग चीज़ें हैं बिकॉज सम ऑफ दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू जेंडर, some of these terms are related to sexuality. अगर हम gender की बात करें तो of course there are cisgendered people and then there are transgendered people. Trans simple, अगर सबसे simplest भाषा में बात करें, so basically trans means on the other side. So cisgendered अगर कोई है, बच्चा पैदा हुआ, नर्स ने देखा, आपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स देखे, आपने कहा ओके असाइंड फीमेल एट बर्थ. बट लेट्स जस्ट से द चाइल्ड ग्रोज अप and they don't identify as a female but they identify as a male, or they don't want to go into the binary of it. So they can choose, identify themselves what gender they belong to. उस केस में हम that will be a trans man. If they choose, if they identify as a man, it will be a trans man. So that's gender identity. That's right? gender identity. इसकी बात कर हम बात करें कि आप sexuality, so of course there are gays, there are lesbians, there are bisexuals, and of course भांति भांति के और भी सेक्सुअलिटीज़ एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं. ये दो चीज़ें हैं जो हमें मेजरली पता होनी चाहिए अगर हम बेसिक समझने की कोशिश करें तो. एंड किस तरीके से ये लोग आपके पास आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंसर्न्स डू दे एक्चुअली कम अप विद, एंड व्हेन यू वर्क विद देम हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग विद मे बी सिस हेड्स? राइट. तो अगर हम ट्रांस इश्यूज़ की बात करें तो जैसे कोई भी ट्रांस इंसान हमारे पास आता है तो उनका जो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने जेंडर अफर्मेटिव सर्जरी करवाई है या नहीं करवाई है. जिन्होंने नहीं करवाई होती कई बार वो बॉडी डिस्मॉर्फिया से गुजर रहे होते हैं. क्योंकि आप बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिया वेयर योर बॉडी सीम्स एलियन टू यू. क्योंकि आप बॉडी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, रिलेट ही नहीं कर पा रहे. क्योंकि क्या है, यू आर अ मैन बट योर बॉडी इज मेंस्ट्रुएटिंग, पर आपकी बॉडी में
there are organs that you don't relate with, and sometimes that causes a lot of confusion और बहुत dissonance cause होता है उससे. मतलब आप एक आदमी से आइडेंटिफाई करते हैं बट आपकी बॉडी फीमेल है साइंड बाय बर्थ, right, right. सो दैट्स अ ट्रांस women, That's a trans man. trans man, okay, Right. okay. And who will just call a man. Okay, yeah, Because सिंपल सी बात है, ये हम बहुत अपने पढ़ाई में पढ़ते हैं, सीखते हैं हाँ. कि when someone says they're a man, I don't care if you're a parrot. आप आदमी, सही बात है, right? So we have to go by what individuals say they are. okay. अब हम बात करें कि क्या इश्यूज होते हैं, तो अगेन बॉडी को लेके बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं, बॉडी के साथ डिस्कम्फर्ट होता है. अब इसमें आप थोड़ा सा और सिस्टम को और आपके एनवायरनमेंट को इंक्लूड कर दो, तो अब जैसे देयर इज़ अ ट्रांस मैन, पर अभी उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई है. नाउ यू हैव टू गो टू अ वुमेंस वॉशरूम. आप जा रहे हैं मॉल में, जा रहे हैं वुमेंस वॉशरूम में जा रहे हैं, आप मूवी देखने जा रहे हैं वुमेंस वॉशरूम में जा रहे हैं. ये अपने आप में एक डिफ़िकल्टी है. अब इसमें आप थोड़ा सा जेंडर की लेंस भी ला दो, तो ये भी एक चीज़ है कि इफ़ यूर अ ट्रांस वुमन बट यू हैव नॉट हैड द सर्जरी, आपने सर्जरी नहीं करवाई है, तो आप मेंस वॉशरूम में जा रहे हैं. नाउ एज अ सिस जेंडर्ड वुमन मुझे पता है कि अगर मुझसे कोई बोले कि जाओ मॉल में मेंस वॉशरूम यूज़ करो, तो मुझे पता है कि मेरे लिए सबसे आई थिंक बहुत हैरोइंग एक्सपीरियंस होगा. सिमिलरली उनके लिए भी है. सो आई थिंक ये जो एक इश्यूज़ वो गुजरते हैं, उसके बाद देखा जाए तो आपके पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, पेरेंटल एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि क्या एक्सेप्टेंस तो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हमें कोई दे नहीं सकता, वो सिर्फ हमारा होना चाहिए. बट एक्नॉलेजमेंट या रिजेक्शन इज़ द लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स. बिगर प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी फैमिली गेटिंग वायलेंट, या फिर जो आपके कन्वर्जन थेरेपीज जो इलीगल हैं आप वो कराने की कोशिश करो, या आप सामने वाले को फोर्स करो, या आप उनको डिनाई कर दो क्योंकि आपने बोल दिया, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांस मैन हूँ, ठीक है, एंड दिस इज़ द नेम दैट आई वुड लाइक टू गो बाय. आप बोल दो नहीं, तो हमने तो बेटी पैदा करी थी, तुम हमारे लिए तो तुम बेटी ही हो. आपने उस इंसान की पूरी आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट मरोड़ दिया. सो ये भी एक बहुत चीज़ है. तो वो जो एक एक्सेप्टेंस होता है, या वो जो एक एक्नॉलेजमेंट होता है फैमिली से, सर्कल से, फिर जो आप डिस्क्रिमिनेशन या स्टिग्मा फेस करते हैं कि पता था जान पहचान वाले थे, अब जान पहचान वालों ने थोड़ा सा पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने बात करना बंद कर दी, या उन्होंने आपसे कांटेक्ट कट कर दिया, या आपके कॉलेज में लेट्स से आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करने लग गए, फ्रेंड्स नहीं है हैंग आउट करने के लिए. तो यू नो दैट वन ट्रूथ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, वो आपको बहुत सारे रिश्ते कॉज कर रहा है, कॉस्ट कर रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ दोज रिलेशनशिप्स. सो ये भी एक इश्यूज़ हैं जो हम यूजुअली जब हम जेंडर की बात करते हैं तब हम देखते हैं. सेक्सुअलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो खुद एक्सेप्ट करना, कमिंग आउट टू सेल्फ जो हम बोलते हैं, जो कि लोग बोलते हैं कि जैसे जो भी पीपल हु आर नॉट हेट्रोसेक्सुअल, जो लोग हेट्रोसेक्सुअल नहीं है, होमोसेक्सुअल एंड हेट्रोसेक्सुअल्स आर इंसान जो जिस जेंडर में है वो दूसरे जेंडर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, तो हेट्रोसेक्सुअल है, राइट. अब हम इसमें बात करें कि होमोसेक्सुअल्स आर अट्रैक्टेड टू द इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेम जेंडर. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग बोलते हैं कम आउट, व्हेन आर यू कमिंग आउट. कमिंग आउट एक बहुत बड़ा टर्म. कमिंग आउट यूजुअली 2 बार होती है. सबसे पहली जो बार होती है वो खुद को होती है, व्हेन यू कम आउट टू योरसेल्फ, व्हेन यू एक्चुअली फर्स्ट एक्सेप्टेंस तो खुद के साथ ही होना चाहिए, राइट. एंड जब वो होता है कि ओके, सो कई बार लोग उसमें भी वो लूप भी एक बहुत लंबा लूप है कि ऑफ कोर्स बहुत इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं. कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर पाते हैं, ओन कर पाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस लूप में बहुत दिनों तक फंसे रहते हैं, जिनके लिए क्योंकि सही गलत और स्पेशली सेक्सुअलिटी का अगर हमारे कल्चर में देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें, मैं कोई अभी भी बहुत ज़्यादा बात करना या बहुत ज़्यादा ओपननेस इस चीज़ को लेकर नहीं है. अज्यूम कर लिया जाता है कि भाई हर इंसान हेट्रोसेक्सुअल ही है. तो मान लीजिए कोई बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो तुमने गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं बनाई, कोई लड़का है तो उसके लिए वो वहीं पर एक डिसोनेंस होना शुरू हो जाता है. ठीक है, वो मूवी पे देख रहा है, उसके सारे दोस्त हीरोइनों को देख रहे हैं, पर वो हीरो को देख के अट्रैक्ट हो रहा है. तो अगेन एक बहुत डिसोनेंस एक्सपीरियंस होता है उन्हें, या एक बहुत कन्फ्यूजन एक्सपीरियंस होता है.
इंसान कई बार कोशिश भी करता है कि लेट मी ऑल्सो enjoy watching women, but then it is not happening. तो सबसे पहले ये नहीं आता है कि it's fine, I just have a different sexual orientation. सबसे पहले ये आता है कि क्या मैं अजीब हूँ, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम मुझ में कोई प्रॉब्लम है. तो ये जो पहला सबसे पहले एक सेल्फ डाउट जो आता है ना, उसके बाद पहली लड़ाई तो वो है, पहली लड़ाई वही है, फिर दूसरी लड़ाई फैमिली से है, फिर तीसरी लड़ाई आई थिंक सोसाइटी से है. बट जो मैंने रिसेंटली अभी कम्युनिटी में देखा है, सोसाइटी की लड़ाई एक्चुअली इतनी बड़ी लड़ाई अब है नहीं. क्योंकि क्या है, लोग एक बार आप अपने जगह पे आपने अपने से वो लड़ाई जीत ली, और अगर आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट कर दिया, आई थिंक बहुत सारे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बोलते सोसाइटी जाए चूल्हे में, अपना देखो, आपकी फैमिली अगर आपको एक्सेप्ट करी तो आई थिंक उससे बिगर एक्सेप्टेंस या उससे बिगर acknowledgement. Because I see a lot of stories of trans people, especially Shushant को आप जानते ही होंगे, he's also a trans person, and मैं उनकी story सुनती हूँ तो he also said कि my parents were very supportive. So वो जो आज वो बन चुके हैं वो इसीलिए because family was very supportive. I don't think he really cares about आप तीसरा आदमी क्या सोच रहा है. So that's absolutely right. Also because since the time जब homosexuality decriminalize हो गई हमारी कंट्री में, तो इट्स नॉट दैट कि बाहर कोई क्या कर लेगा या बाहर कोई क्या बोलेगा. हाँ, ऑफ कोर्स स्टिग्मा रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, पर वो तो लोग वैसे भी किसी ना किसी चीज़ को लेके बोल ही रहे होते हैं. कोई बहुत पतला इंसान जा रहा है तो पता चला किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया, राइट. वो शेमिंग तो हर तरीके की शेमिंग कुछ ना कुछ हो ही रही है. सो पीपल आर एक्चुअली मोर, वो मतलब लोग ना उससे थोड़ा थिक स्किन ग्रो कर चुके हैं. बट पेरेंट्स एंड फैमिली, सिबलिंग्स, वो सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है. आप एक आध कोई केस स्टडी शेयर कर सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल विथ ऑल ड्यू परमिशन, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, एनी केस स्टडी वेयर यू कैन टेक अस थ्रू, यू नो, मे बी अ पर्सन रीच्ड आउट टू यू हु बिलोंग्स टू क्यूअर कम्युनिटी, एंड क्या इशू वो लेकर आए थे, एंड हाउ डिड यू help him acknowledge his sexuality or gender identity, or maybe how did you help him with his or her, you know, or maybe any other pronoun, with their own healing process? How did you help them? So I have a client, वो मेरे पास आए थे, they are a trans man, and उनकी सर्जरी भी हो चुकी है. तो जो एक बहुत बड़ा इशू फेस करते हैं वो है कि भाई एक तो फीमेल जेंडर की तरफ एक काइंड ऑफ, जब वो मेरे पास आए थे वो कुछ अग्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे थे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स जो उन्होंने उससे पहले एक्सपीरियंस करी लाइफ में. ऑफ कोर्स बहुत समय तक वो मिसजेंडर होते रहे, उस वजह से भी कुछ वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी. इसके अलावा ये भी था कि एक कम होने की फीलिंग from a cisgendered man, because after surgery भी there are things in the body जो आप for example even if you have a new penis or something जो आपकी surgery के बाद होती है, it is not as it is in a cisgendered man, right. तो वो एक cisgendered man से कम फील करना या लो फील करना या एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस करना, तो ये सब चीज़ों के साथ वो मेरे पास आए थे. हमने जो सबसे पहले काम करा वो थोड़ा सेल्फ वर्थ पे काम करा, बिकॉज हम पूरे टाइम कंपैरिजन में लगे हुए थे कि मतलब मेरे ऑफिस में ये लड़का है और मैं हूँ. अब ये कंपैरिजन चल रहा है, तो आप बेसिकली अपनी लाइफ पे फोकस करने की जगह आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो उनकी लाइफ के कंपैरिजन में अपनी लाइफ पे फोकस करने पे है. तो हमने थोड़ा सेल्फ वर्थ पे काम किया. ऑफ कोर्स हमने उनके वो जो रिलेशनशिप्स विद द विमेन इन हिज पास्ट जो थी वो हमने थोड़े से और एक्सप्लोर करे. पेरेंटल इश्यूज़ यहाँ पर ये था कि ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी थी, नॉट दैट कि फैमिली का इनफैक्ट एक्सेप्टेंस आधा आधा था. पेरेंटल एक्सेप्टेंस था, सिबलिंग एक्सेप्टेंस नहीं था. सो सिबलिंग एक्सेप्टेंस नहीं होने पर इंसान में क्या थोड़ी हिम्मत बंधी हुई थी क्योंकि पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस था, राइट. लेकिन अब ये है कि अब जैसे पेरेंट्स आर ओल्ड, तो ये एक डर जो पूरे टाइम आपको खाता है कि जो पेरेंट्स नहीं तो मेरा कौन है इस दुनिया में, राइट. व्हेन यू स्पेशली व्हेन यू डू नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट अदर अभी नहीं है, तो वो जो अकेले रह जाने का डर भी बहुत है पेरेंट्स के लेके. और बहुत सारे इश्यूज़ ना सब में सेम होते हैं. पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर एंजाइटी होना, या आप ऊपर से नीचे तक किसी भी एज ग्रुप में देख लो,
कि आप किसी भी जेंडर में देख लो, ये इशू सबको एक्सपीरियंस होता है। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग वो जो हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की भी बात करते हैं ना, जैसे Right. आपने बोला, आई डोंट थिंक हम सभी किसी ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं एट टाइम्स, दैट Right. कैन बी रिलेटेड टू आवर चाइल्डहुड ट्रॉमा। कुछ लोगों ने इसको एक्नॉलेज कर लिया होता है, कुछ लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया होता है, Right. बट नोबडीज चाइल्डहुड इज़ परफेक्ट। आई बिलीव कि किसी का भी चाइल्डहुड परफेक्ट नहीं है, किसी के भी पेरेंट्स परफेक्ट नहीं है। सो ये आई एम Definitely. श्योर कुछ तो रह जाता है दिमाग में जो आपको लेटर ईयर्स में दिखता है. So Right. that's absolutely, and being a part of LGBTQIA plus community, I'm sure it's not very easy, and to have those experiences और उसको आगे लेकर आना और एक्चुअली हिम्मत करना कि किसी थेरेपिस्ट के पास जाना जो मुझे जज नहीं करेगा या करेगी, Right. is another challenge, right? So Absolutely. thank you for sharing that case study with us, and Right. this is very very helpful because इससे समझ में ये आया कि थेरेपी सभी के लिए है. It's very inclusive. It's not for a specific people belonging from a specific gender. Right. अब इसी के आगे एक मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम बात करते हैं थेरेपी के बारे में तो ये जेंडर से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. जब हम थेरेपी पे बात करते हैं या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आती है. हम वो बेचारे वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की मेंटल हेल्थ पे तो सोचते ही नहीं है. मैं ये Right. इसलिए बात कर सकती हूँ बिकॉज हम खुद एक नॉन प्रॉफिट, आई रन ए नॉन प्रॉफिट एंड वी वर्क विद द कम्युनिटीज़. हम कम्युनिटीज़ के साथ गाँव में अलग अलग जगह पे जाके काम करते हैं. तो प्रोग्राम्स आपने बना दिए फिजिकल हेल्थ पे, प्रोग्राम्स बना दिए वायलेंस पे. अब वायलेंस को आप बिना मेंटल हेल्थ से कनेक्ट किए कैसे देख रहे हैं? Right. उनकी मान लीजिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट है या डिस्क्रिमिनेशन है, उसको आप बिना मेंटल हेल्थ से कनेक्ट करे कैसे देख रहे हैं? फिजिकल हेल्थ को हम बिना मेंटल, तो देन आई अंडरस्टूड कि मेंटल हेल्थ भी एक डेवलपमेंट इशू है. देयरफॉर अब से हम जो भी प्रोग्राम्स अपने डिज़ाइन करते हैं, वी मेक श्योर दैट वी इंटीग्रेट mental health in whatever programs we design with the government or maybe individually also. Wow. So my question to you is, आप कम्युनिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो इंटरसेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जैसे आपने जेंडर पे बात की, वहाँ पे कास्ट का इंटरसेक्शन होता है. तो क्योंकि यू आर अ थेरेपिस्ट जो कास्ट, जेंडर और ट्रॉमा के इंटरसेक्शन पे काम करते हैं, तो आप जब थेरेपी लेते हैं तो इस तरह के इंटरसेक्शंस कैसे आते हैं सामने, स्पेशली विद चिल्ड्रन, विमेन एंड मेन? आई एम श्योर वो डिफरेंटली आते होंगे सामने. बिल्कुल. अगर हम बात करें, पहली बात तो कास्ट एफर्मेटिव क्या है, कास्ट का वो जो एक एक क्या है, आप एक इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे कास्ट, ऑफ कोर्स अर्बन लोगों से आप पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे, स्पेशली अर्बन डोमिनेंट कास्ट पर्सन बिल्कुल आपको बता देगा कि नहीं नहीं, कास्ट तो अब कुछ नहीं होती है, सब साथ पढ़ रहे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं caste करते हैं issues. कास्ट कॉन्सेप्ट्स. लेकिन ऐसा नहीं है. आज भी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हमारा जो इंडिया है, पॉपुलेशन है, वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे कास्ट एग्जिस्ट करती है. इंसान सबसे पहले आपसे पूछता है, अच्छा हम तो यादव हैं, आप बताइए. हाँ. है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा. ये कैसे अजम्पशन आता है नाम सुनकर. तो कास्ट इश्यूज डेफिनेटली होते हैं. जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी बहुत एविडेंट होता है. आप थोड़ा शहर की सीमा तक ही चाहिए तो आपको क्लियरली दिखेगा, अगर आप देखने के लिए तैयार हैं तो. एंड जब ये आप एक्सपीरियंस करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्या है ये इंटरसेक्शन जेंडर का, कास्ट का और ट्रॉमा का. ट्रॉमा की बात करें, सबकी लाइफ मुश्किल होती है. जैसे भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने कहा ना कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस सबके होते हैं, डेफिनेटली. तो अब क्या है, कुछ होते हैं सिर्फ एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. ज़रूरी नहीं है कि हर एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ट्रॉमा का शेप ले. लेकिन ये ज़रूरी है अगर है ट्रॉमा तो उसको हम कुछ और ना बोल दें. मतलब उसको हम सिर्फ ये ना मान ले कि अरे ये तो सबके लाइफ में होता है, ये तो मुश्किल सभी गुजरते हैं. क्योंकि वो ट्रॉमा के लिए एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है कि इट लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर. जिसने एक्सपीरियंस किया है, अगर उसके लिए वो ट्रॉमा है तो फिर वो है. फिर आप या मैं या कोई और तीसरा इंसान कोई नहीं होता उसे नकारने वाला कि नहीं ये ट्रॉमा ही नहीं है, ये तो सबके साथ ही होता है. राइट. अब इंटरसेक्शन की बात करें, लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ को हम ना कभी भी एक आइसोलेटेड चीज़ मान ही नहीं सकते, क्योंकि मेंटल हेल्थ नहीं है आइसोलेटेड. मेंटल हेल्थ इज़ एज पॉलिटिकल एज एनीथिंग एल्स, या मेंटल हेल्थ इज़ एज प्रेजेंट एज एनीथिंग एल्स. आप बात करो, जैसे आपने बात करी कि हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ठीक है. तो अब गांव की बात कर लें, वहाँ पर कौन है, अगर पिछड़ों में पिछड़ा बोला जाए तो कौन है सबसे पिछड़ा?
आप मुझे सबसे बताओ, इसके लिए ना एक बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपसे आपकी भी राय सुनना चाहूंगी। हम अगर एक सर्कल की बात करें, मैं आपको एक सर्कल बताती हूँ। अब आप मुझे उस सर्कल का जो सेंटर है वो सबसे पावरफुल है, सबसे डोमिनेंट है, धीरे धीरे मार्जिन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है उस सर्कल में सबसे सेंटर में कौन आएगा? सिसहेड मेन, सिसहेड मैन आएंगे हाँ, डेफिनेटली। हाँ, उसमें भी कौन आएगा? हायर कास्ट को जो बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल, हायर आप कास्ट सिसहेड मेन में भी, हाँ, एग्जैक्टली हाँ, अ हायर कास्ट सिसहेड मैन। या, और अगर हम इसमें इंटरसेक्शंस देखें, समवन हु इज मैरिड एंड हैज चिल्ड्रन एंड अ जॉब, या, राइट? और थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा बाहर फैले तो अ डोमिनेंट कास्ट सिसहेड वुमन capable of bearing children, ready to bear children, married. Employed, unemployed is not the main point here. obvious, not important Not for important women. for women. ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़े। अब आप धीरे धीरे आप उसी हिसाब से, तो अगर हम देखा जाए तो पिछड़ों में पिछड़ा प्रॉबेबली एक दलित वुमन हु आइडेंटिफाइज एज अ लेस्बियन, Oh God. या फिर अ दलित ट्रांस वुमन, क्योंकि अब आप बिल्कुल मार्जिन के एंड पर हैं, राइट? तो ये है वो इंटरसेक्शन। यहाँ पे आपकी जेंडर भी आ रहा है, यहाँ पे आपका कास्ट भी आ रहा है, और यहाँ पे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आप ट्रॉमा देखते जाएंगे, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी ट्रॉमा बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, बट कुछ ट्रॉमा ऐसा है जो पर्सनल ट्रॉमा है। लेट्स जस्ट से एक सिसहेड मेल अपने फैमिली से कुछ, आप एक बार सिसहेड बता दो क्या है? सिसहेड ये है सिसजेंडर्ड हाँ, हेटेरोसेक्सुअल, हाँ, ठीक है? तो इसके लिए हम सिसजेंडर्ड, जिस पैदा हुआ सबने कहा बेटा है, बेटे ने बड़े होकर बोला हाँ मैं बेटा हूँ, ठीक है, तो वो है सिसजेंडर्ड। हेट मतलब हेटेरोसेक्सुअल, इसलिए हम उसे सिस हेट इजीली बोल देते हैं। तो एक सिस हेट लड़का जिसके लेट्स जस्ट से पेरेंटिंग में नेग्लिजेंस था, पेरेंट्स वर नॉट अवेलेबल, उसने और उसके वजह से उसने जो अपने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया, या पेरेंट्स वर इनकंसिस्टेंटली अवेलेबल, कि कभी थे कभी नहीं थे, कभी ध्यान परिवार को पालने में था, तो उस इंसान ने जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया वो एक पर्सनल लेवल पे ट्रॉमा एक्सपीरियंस हो रहा है। बट ये अगर हम अब हमने जिनकी बात करी जो बिल्कुल मार्जिन के एंड में है, वो सिर्फ पर्सनल ट्रॉमा नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सिस्टेमिक ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो वो सिर्फ अपने फैमिली के हाथों पे नहीं, वो एक सोसाइटी के हाथों पे कर रहे हैं। वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि वो सोसाइटी के हाथों पे कर रहे हैं, राइट? एंड सेक्सुअलिटी बेस्ड, अगर आपकी आप हेटेरोसेक्सुअल के अलावा कुछ भी हो तो आप सेक्सुअलिटी बेस्ड ट्रॉमा भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहाँ पे आपको हिकारत की नज़र से भी देखा जा रहा है, आपको जज भी करा जा रहा है, लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे मैं आई कैन मेक यू हेटेरोसेक्सुअल, आप बताइए तो, राइट? तो अगर हम ये बात करें, ये होता है सिस्टेमिक ट्रॉमा जो सिस्टम की तरफ से आता है। हम इतनी बात करते हैं, मिड डे मील बनाया किसी दलित महिला ने, बच्चों ने खाने से मना कर दिया, ये क्या है? ये उस इंसान की मेहनत को आपने सिर्फ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जात में पैदा हुए, आपने बोल दिया कि हम खाना ही नहीं खाएंगे इसका, ये सिस्टेमिक ट्रॉमा है। और क्योंकि ये ट्रॉमा क्यों है? क्योंकि ये एक बार नहीं हो रहा है, ये बार बार, ये जो आपको एक तिरस्कार मिल रहा है, ये सिर्फ एक बार नहीं मिला, ये कई बार मिला है। कई बार लोगों ने आपका नाम सुनकर थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुंह पे कुछ बोल दिया, थोड़ा सा ट्विची एक्सप्रेशन दिया है, ये वो ट्रॉमा है, इसको हम सिस्टेमिक ट्रॉमा समझते हैं। देयर इज दिस स्टोरी दैट आई हर्ड, एंड अगेन स्टोरी मतलब ऐसे नहीं, किसी से बात ही सुनी है, आई थिंक इलेक्शन का टाइम था, 8-9 साल पहले की बात है, एंड कोई एक मंत्री जी वोट मांगने के लिए आप जाते हो ना अपने गांव में, अपने क्षेत्र में आप जाते हैं वोट मांगने, तो आप सबके घर जाते हैं, वहाँ है ना, बात करते हैं, वोट मांगते हैं। तो कोई मंत्री जी थे, वो गए होंगे और किसी नॉर्मल अपने ऐसे कोई व्यापारी के साथ उनके घर पे गए थे, तो उन्होंने पानी वानी ऑफ़र किया और उन्होंने कहा कि हमें वोट मतलब उन्होंने पानी दिया, पिलाया, बात हुई, उन्होंने बोला हमें वोट दीजिएगा, तो निकलते में से नहीं पैर छू रहे होते हैं, तो वो पैर से, तो उनका हम वोट आपको देंगे, बस आप हमारे पैर मत छुइए, और भाभी जी के भी पैर मत छुइए, हम वोट आपको देंगे, बिकॉज द प्रॉब्लम वॉज अनटचेबिलिटी। द मंत्री जी वॉज फ्रॉम द DBA कम्युनिटी,
तो जो व्यापारी या किसान थे वो देवले कि आप वोट हम सब आपको दे देंगे, पर आप हमें छुइए मत, आपकी भाभी जी को नहाना पड़ेगा अभी। ओह गॉड। एंड दिस इज नॉट लाइक 8 years बैक, ऐसा नहीं कि 50 साल पुरानी बात है या 20 साल पुरानी बात है। तो ये इसलिए आज भी ये हो रहा है और गांव में बहुत एविडेंटली हो रहा है। तो मैं भी बाहर लंदन पढ़ने गई थी ना, तो वहाँ पे ये दूसरे कंट्री के लोग ही, डस कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन योर कंट्री? तो एक इंडियन बोलता है जिसको पता ही नहीं, हम हमारे सेक्टर में ही नहीं है, मुझे लगता है अपन तो पढ़ते हैं समझते हैं, हाँ नो नो देयर इज नो कास्ट सिस्टम एट ऑल। यू मतलब प्लीज गांव में जाके देखो फिर बात करो। सो माय डैड इज फ्रॉम लाइक अ गांव सेटअप ओनली ना, माय डैड इज फ्रॉम सीहोर के पास एक जगह है वहाँ से। सो वहाँ पे तो आई हैव सीन एंटायर रूरल का जितना आप बता रहे हो ना, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट चीज़, ये वो, एंड बहुत सारे हद तक अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो आई फील कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें गायब हो गई हैं, नहीं तो लोग पागल नहीं है जो अभी भी इस पे बात कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इसका बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकता है। एंड बीइंग समबडी जो खुद फील्ड पे जाता है, अलग अलग तरह के लोगों से के साथ काम करता है, आई थिंक दिस काइंड ऑफ सेंसिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, आई थिंक ऑल ऑफ अस, हम रोज़मर्रा में इन तरह के लोगों से मिलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हाउस हेल्प से मिल रहे हैं, हमें नहीं पता you know what kind of background she or he is coming from. So maybe this can give us a lot of sensitivity and understanding of what the other person is probably going through, or maybe help them or just connect with them with the right people, right? So ये जो systemic issues आपने बताया men, women, बच्चों के लिए अलग अलग होते हैं, तो I'm sure इसकी healing process भी अलग होती होगी तीनों के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है महिलाएं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को बहुत डिफरेंटली एक्सपीरियंस करती हैं वर्सेस मैन। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैन एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, मैन देयर इज ऑलवेज स्टेटिस्टिक्स कि मैन ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं, इज ऑल्सो बिकॉज दे डोंट डील, वो अपने इमोशंस पे काम नहीं करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं इमोशंस को, बिकॉज दैट्स लेस ऑफ बीइंग अ मैस्कुलिन मैन, राइट? सो हाँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस आप देखते हो मेंटल हेल्थ में व्हेन इट कम्स टू कि आदमी उसको कैसे अलग से एक्सपीरियंस करते हैं, औरतें कैसे करती हैं? क्योंकि मैं ये भी सुनती हूँ कि औरतें यूजुअली बोलती हैं कि डिप्रेशन में भी, मैं सुनती हूँ, आई डोंट नो इफ दैट्स अ फैक्ट, कि महिलाएं डिप्रेशन ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं, विच इज़ क्वाइट इंटरनल। एंड क्योंकि उनको घर के सेटअप में, इन लॉज के सामने, फैमिली के सामने कई बार बोलने का मौका नहीं मिलता, शी इज़ नॉट बीइंग हर्ड, सो दैट इज़ वाई इट ऑल्सो मैनिफेस्ट टू अ लॉट ऑफ बॉडीली पेन्स ऑल्सो, राइट? सो कैसे इंटरनलाइज होता है और आप थेरेपी में उससे कैसे हेल्प करते हैं? अगर हम महिलाओं और पुरुषों के मेंटल हेल्थ की बात करें, आई थिंक पुरुषों के पास सेफ स्पेसेस की कमी है, सुनने वालों की कमी है, क्योंकि क्या है, सालों साल, आज मतलब आज के साल में पीढ़ियों तक हमने मान लिया कि भाई पुरुष रोते ही नहीं है, मतलब, और ऐसा नहीं है, ये आई थिंक आज आपकी और मेरी जनरेशन इस बारे में सच में बात कर पा रही है कि पुरुष रोते हैं। और आज हमारे जो पहचान के हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे भाई हैं, वो बोल पा रहे हैं कि नहीं यार इट्स नॉर्मल रोना, लेकिन पीढ़ियों तक तो पाना ही नहीं, हमारे फादर्स की जनरेशन तक भी हमने कभी अपने फादर्स को रोते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। सो एग्जैक्टली, तो ऐसा तो नहीं है कि रोना आ नहीं रहा होगा, इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, रोना तो आ ही रहा होगा ना कहीं ना कहीं, या फ्रस्ट्रेशन तो आ ही रहा होगा ना कहीं ना कहीं, पर सेफ स्पेसेस की कमी, जो कि मैं आज भी देखती हूँ। अच्छा। मैंने देखा है कि जो एक कहते हैं ना गर्ल बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या है, गर्ल बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट ये है कि लड़का अपने बेस्ट फ्रेंड से 50 बातें कर लेगा, पर शायद जो थोड़ी इमोशनल सेंटिमेंटल बातें हैं वो अपनी गर्ल बेस्ट फ्रेंड, अपनी सिस्टर, अपनी फेवरेट कज़न, समटाइम्स अपनी मम्मी से करेगा, राइट? तो उनके पास सेफ स्पेसेस की कमी है, उनके पास सुनने वालों की कमी है, रादर हम बोले कि उनके पास लोग कम है जिनसे वो बोले। मैं खुद बात सुनती हूँ अपने, कई बार हस्बैंड को बात करते हुए सुनती हूँ उनके दोस्तों से, राइट? और मैं सोचती हूँ यार ये लोग ये क्या बात कर रहे हैं बहुत अलग कॉन्वर्सेशन हो रहे होते हैं कि मतलब हम अभी सडनली कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, एंड वी एक्सपेक्ट समथिंग डीप आउट ऑफ दैट, और वो होता नहीं है, नहीं होता, मस्ती मजाक इधर उधर की बातें उनकी होती हैं डीप कॉन्वर्सेशन, पर वो डीप समहाउ इमोशंस के बारे में कम होती हैं, या एक्चुअली अगर कभी हो भी, लेट्स जस्ट से कोई लड़का है जो थोड़ा ओपन है इन चीज़ों को लेकर, वो अपने दोस्तों से इमोशंस को लेकर बात कर भी रहे हैं, तो वो खुद कभी ये बोलेंगे नहीं कि यार मैं दुखी हूँ, या आज मेरा रोने का मन हो रहा है, आज मेरा रोने का मन कर रहा है। वो इमोशंस को पकड़ के नहीं बोलेंगे, सामने वाला समझ जाएगा कि अरे आज भाई का मूड खराब है ये समझ जाएगा, पर भाई इतने मूड खराब में, भाई दुखी है, भाई गुस्सा है,
भाई डिसअपॉइंटेड है, भाई फ्रस्ट्रेटेड, भाई का इमोशन कौन सा है पे कोई बात नहीं है। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें, आई थिंक महिलाओं को वैलिडेशन की कमी है, उनके पास सुनने की जगह है, और आज से नहीं पीढ़ियों से है। अगर आप कभी गांव में जाके देखें तो जब पुरुष काम करने चले जाते थे, महिलाएं अपने घर का काम करके, बच्चों का ख्याल रख के, पुरुषों को काम पे भेज के, तो वो जो दिन में 1-2 घंटे अपने एक चौक में बैठती थी, एक दूसरे से बातें करती थी, उनके पास जगह तब भी थी। इवेंचुअली वो हमारी मम्मी लोगों की जनरेशन में देखा जाए तो वो किटी पार्टीज में कन्वर्ट हुआ, या आपके फ्रेंड सर्कल्स में कन्वर्ट हुआ। आज की जनरेशन में भी वही है। अब तो हमारे पास वर्क फ्रेंड्स हैं, किटी फ्रेंड्स हैं, कपल फ्रेंड्स में जिनकी वाइफ्स बात कर रही हैं, खुद के जो फ्रेंड्स हैं वो हैं ही। तो हमारे पास जगह बहुत सारी हैं बातें करने की, पर हमारे पास महिलाओं के लिए क्या है, वो 2-3 लोगों का जो वैलिडेशन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, उनका वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है, और महिलाओं के लिए यूजुअली उस वैलिडेशन की कमी होती है। तो वो बोल तो पा रही है मैं क्या फील कर रही हूँ, पर उनके केस में कोई सुनने वाला नहीं है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टार्क डिफरेंस है जो महिलाओं और पुरुषों में मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड आप थेरेपी में नोटिस करते हैं दैट यू वर्क बिल्कुल। विद, आपको अलग अलग तरह से उनके साथ काम करना होता होगा। हाँ, मतलब हमें क्या होता है, इवेंचुअली जब थेरेपी टेक्निक लगाई जाती है तो वो सिमिलर लेवल पे लगाई जाती है, बट जो हम शुरू के 3-4 सेशंस की बात करते हैं, हम जब भी थेरेपी लेते हैं, ऑफ कोर्स 4-5-6 एंड सो फॉर्थ सेशंस होते हैं। शुरू के 2-3 सेशंस में हम केस हिस्ट्री लेते हैं, पर केस हिस्ट्री के साथ साथ ना हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ करते हैं, हम एक रैपो स्टैब्लिश करते हैं, हम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, थेरेपेटिक रिलेशनशिप। और उस केस में क्या होता है, पुरुषों को आपको बहुत जगह देनी पड़ती है खुलने की, बोल पाने की, और महिलाओं को आपको बहुत वैलिडेशन देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो 10 बार वो चीज़ बोल चुकी होती हैं, पर उनकी आवाज़ अनसुनी कर दी गई होती है। तो उनको आपको बताना होता है, मतलब आपको वहाँ होना होता है, वो एक बस आप बस हो, और आप समझ रहे हो वो क्या बोल रही हैं, और आप विश्वास कर रहे हो कि हाँ, अगर आपको फील होता है कि यार मेरी कोई बात नहीं सुन रहा ना, तो सामने वाला, क्योंकि मैंने खुद की मम्मी को बोलते हुए सुना है कई बार कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, फिर पापा बोल देते कि अरे सुन तो रहे और कितना सुने। बट वैसे सुनना एंड ध्यान से सुनना और समझ के उनको हिसाब से सबटेक्स्ट रिस्पॉन्ड नहीं करना, सुन रहे हैं हाँ आप। हाँ, तो वो फिर कि अरे यार बोलती तो रहती है, बट वो बोल रही है, आप ढंग से सुन, आप एक बार ढंग से सुन लो, वो बोलना बंद कर देगी। एग्जैक्टली। मैं भी यही नोटिस करती हूँ ना, एंड फादर्स बोलेंगे ही नहीं, फिर एक टाइम बाद दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि अरे तुम लोग तो मुझे समझ ही नहीं रहे हो, तुम लोग अरे तो आप बताओ, तो हमें पता ही नहीं आप कब क्या फील कर रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एंड देन ऑब्वियसली थेरेपी में उसका तरीका एक अलग होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। ओके, अब हम थोड़ा सा लाइटर टोन की तरफ जाते हैं। ये थोड़े हैवी क्वेश्चंस थे फॉर, क्योंकि मोस्टली हमारी जो ऑडियंस है वो यंग लोग हैं, एंड उनके सवालों को भी केटर करना आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप यंग लोगों के साथ थेरेपी करते हैं? क्या यंग लोग, पीपल लाइक मी, दे कम टू यू फॉर थेरेपी? कितने, क्या परसेंटेज रहता है आपके आई पास? थिंक 85% to 90% is individuals from 20 to 40. ओह वाओ। Right. एंड व्हाट काइंड ऑफ कंसर्न्स, क्या कंसर्न्स या प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स लेकर आते हैं? बिकॉज आई थिंक यंग एज में बहुत तरह के ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं, वेदर यू आर करियर बेस्ड ट्रांजिशंस हैं, या मैरिज की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं। तो किस तरह के इश्यूज आप देखते हैं, या सोसाइटल प्री मैरिटल प्रेशर्स हैं, वैसे केसेस आते हैं, या शादी के बाद यंग कपल्स थेरेपी में आ रहे हैं? Young couples therapy में आ रहे हैं। या सो हाउ डू यू लाइक, आप उनके साथ कैसे थेरेपी करते हैं अगर प्रॉब्लम वो ला रहे हैं इस तरीके की? अब या तो कपल्स थेरेपी में आ रहे हैं यंग लोग, या इंडिविजुअल थेरेपी में आ रहे हैं। अगर हम रिलेशनशिप इश्यूज़ की बात करें कि लोग अगर कपल्स थेरेपी में आ रहे हैं, या इंडिविजुअल्स जो कि अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से थेरेपी में आ रहे हैं, तो उनके जो इश्यूज़ हम यूजुअली देख रहे हैं, सरप्राइजिंगली ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी की ज़्यादा आ रही है यंग कपल्स में डेफिनेटली, क्योंकि अब आप स्पेशली, और मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ आज जो पॉपुलेशन थेरेपी पे जा रही है, या जिसके लिए थेरेपी इजीली एक्सेसिबल है, ये अर्बन पॉपुलेशन है। राइट, अर्बन पॉपुलेशन है, तो इनको सब इंडिपेंडेंट है, सबको इक्विटीज़, इक्वालिटी, सबका कॉन्सेप्ट्स पता है। अब ये लोग जब रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो क्या है कि लड़की तो हो गई,
इंडिपेंडेंट भी हो गई और वो उसने चीज़ें भी समझ ली। पर लड़का कई बार राजा बेटा रह गया। अब राजा बेटा सडनली राजा बेटा is suddenly, so he wanted a strong independent woman but he just did not know how to work with a strong independent woman because अब वो आपकी बातों में आप अभी भी मम्मी की कहीं ना कहीं मम्मी वाला रोल जो आपने सालों साल देखा है। अगेन ये एक, और क्या ये किसी एक इंडिविजुअल की गलती नहीं है, ये हमने जो अगेन ये भी सिस्टमिक है कि हमने जो इतने टाइम से देखा हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना रिलेशनशिप से, वही रोल एक फीमेल के लिए या एक पार्टनर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पर somehow the partner is not sitting right in that role, तो वहाँ भी कंपैटिबिलिटी आ रही है। पर इसके अलावा भी अगर हम देखें तो लव लैंग्वेजेस अलग होने की एक चीज़ आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लव लैंग्वेजेस। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ जी, तो ऐसा है कि 5 तरीके की लव लैंग्वेजेस होती है। अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊँ, 5 तरीके की लव लैंग्वेजेस होती हैं। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, जिन लोगों को बातें सुन के प्यार एक्सपीरियंस होता है, आई लव यू सुन के प्यार एक्सपीरियंस होता है। या फिर आप बात कर लो कि एक्ट्स ऑफ सर्विस बोलते हैं कि मैंने आपके लिए, अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी, आपके लिए भी बना दी, आपने बोला वाह, आपको अच्छा लगा कि मेरे बारे में भी सोचा, मेरे लिए भी बना दी, ठीक है। गिफ्ट्स, टाइम स्पेंट, फिजिकल टच, ये 5 लव लैंग्वेजेस हैं। अब इनकम्पैटिबिलिटी कहाँ पे आ रही है? मेरी लव लैंग्वेज है आई लव यू सुनना, Oh God. आपकी लव लैंग्वेज है कि आप अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी, आपने मेरे लिए भी बना दी। अब आप मेरे लिए बनाते रहो कोल्ड कॉफ़ी, मैं फिर भी बोल दूंगी कि यार मेरा पति तो मुझसे प्यार ही नहीं कर रहा, वो बोलता ही नहीं है आई लव यू। कभी तुमने आज तो कभी बोला है कि मुझसे आई लव यू? वो अपनी भाषा में एक्चुअली रोज बोल रहा है। या मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो वो जाके अब खुद से जाके भरवा लाए। तो ये चीज़ें डेटिंग फेज में नहीं देखते हैं लोग, बिकॉज नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक लव मैरिजेस में जाते हैं एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज शादी के बाद क्यों बढ़ते हैं? देखिए, आप सोचते हैं कि डेटिंग फेज में भी ये इश्यूज हो रहे होते हैं, पर तब क्या है, आप डेट्स पे मिल रहे हो, एट योर बेस्ट बिहेवियर मिल रहे हो, लिमिटेड टाइम के लिए मिल रहे हो, ट्रिप्स पे भी जा रहे हो। तो अगेन आप हम जो क्या है, डेटिंग में यूजुअली लोग जब साथ में होते हैं तो वो एड्रेनलिन फेजेस में साथ में होते हैं कि ट्रिप पे हैं, कहीं पार्टी में हैं। लेकिन हाँ, लेकिन आप जब आप है ना घर की दाल रोटी के टाइम पे जब आप बात करते हो तब ये इश्यूज एक्चुअली समझ में आते हैं। तो नो मैटर आपने कितने देर डेट किया है, मैरिज विल ऑलवेज बी अ वेरी डिफरेंट कप ऑफ टी। आप 5 साल डेट कर लो, 10 साल डेट कर लो, जिस दिन आप शादी कर कर घर में जाओगे ना, क्योंकि तब इंसान के एक्चुअली इंडिविजुअल इश्यूज आपके मैरिज में आएंगे, तो मैरिज के इश्यूज और इंडिविजुअल इश्यूज साथ में आके डबल फोर्स मारेंगे आप पे, राइट? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंसान पहले इंडिविजुअली खुद पे काम करे, फिर शादी करे। एग्जैक्टली, इसीलिए लोग शायद अब लेट शादी कर रहे हैं, इसलिए लोग अब लेट शादी कर रहे हैं। एंड आई फील दैट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया। या तो लोग काफ़ी जल्दी कर रहे हैं इन देयर 21, 22, 23 में, और दे आर वेटिंग फॉर लाइक दे वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड देन दे फाइंड द राइट पार्टनर एंड देन दे गेट मैरिड। एंड आई डोंट थिंक दोनों में गलत है। आई थिंक उस फेज में आप साथ में ग्रो कर रहे हैं, एंड बाय 30, 29 आपका अपना एक माइंडसेट, अपना एक लाइफस्टाइल आप बना ही लेते हैं, एंड देन you try to learn a lot of things in a way कि if somebody else comes to your life तो आप धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं उसके साथ, उनकी लाइफस्टाइल के साथ। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। बट शादी के कितने टाइम बाद यंग कपल्स आपके पास आ जाते हैं फॉर थेरेपी? या तो वो शुरू के 6 महीने में आ रहे हैं, क्योंकि शादी हुई 1, 1.5, 2 महीने में ही उन्हें समझ में आ गया कि यार मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड अगेन दीज आर इंडिविजुअल्स जो चीज़ अवेयर हैं, जिनमें अवेयरनेस है, तो रियलाइज़ करना है कि यार इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। तो हम जो काम करना चाह रहे हैं तो वो थेरेपी पे चले जा रहे हैं। तो या तो शुरू के 6 महीने में आ जाते हैं, या यूजुअली 2.5-3 साल बाद, इमीडिएटली आफ्टर अ बेबी, बिफोर अ बेबी, वंस यू आर प्रेग्नेंट नहीं आ रहा है, ईदर बिफोर यू आर प्लानिंग अ बेबी आ जा रहा है, या फिर आफ्टर द चाइल्ड आ जा रहे हैं। तो यूजुअली ये एक टाइम लाइन है, 3 साल बाद या फिर 6 महीने के अंदर इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड। ये मतलब मेरे पास तो स्पेशली जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो एक्चुअली इन्हीं टाइम्स में है। वो जो बीच का 2-2.5 साल है, या तो आपकी लड़ाइयाँ सुलझ चुकी होती है, या वो अभी इतने लेवल पे शुरू नहीं हुई होती हैं। तो आप वो है। बाकी आपने जैसे कहा ना कि लोग टाइम ले रहे हैं एक दूसरे को अपने आप को समझने का, बहुत अच्छी लाइन है, मैंने कहीं सुनी है, बी somebody before being somebody's, be someone before being someone। जो लोग साथ में जल्दी चूज कर रहे हैं शादी करना,
उनके लिए भी अच्छा है, एक्सेप्ट रेजिलियंस आपको बहुत हाई चाहिए। अगर आप चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स या जो कहते हैं ना 20-21 एज का जो प्यार है, अगर आप वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म कैरी करना चाहते हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेजिलियंस। क्योंकि एक इंसान क्या है, हर दिन इवॉल्व हो रहा है अपनी खुद की लाइफ में, एक इंडिविजुअलिटी में। अब ये इंडिविजुअलिटी 20s में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं, 30s में थोड़े से आप स्टेबल हो जाते हो, आप इतने जल्दी नहीं बदलते, डे टू डे नहीं बदलते हो। 20s में तो आपका दिमाग, चीज़ें हफ्ते हफ्ते आप इंसान अलग हो, राइट? तो क्या है, या तो अगर आप शुरू से एक साथ हैं तो आपका रिजिलियंस इतना हाई है कि आप हर उस, वो जब इंसान बदल रहा है आप भी अपने पे काम करते करते बदलते जा रहे हो और साथ में भी ग्रो कर रहे हो। या फिर आप चूज़ करो कि आप पहले थोड़ा एक स्टेबल फेज पे आ जाओ अपने, फिर आप चूज़ करो किसी को जिससे भाई आपको पता हो कि मैं ये हूँ और आप ये हो और हम इस समझदारी के एक समीकरण को बना पा रहे हैं और अब हम साथ में एक मिडिल आगे पॉइंट बढ़े पे आकर फिर हम साथ में में पैरेलली बढ़े चलें। हैं। तो तो क्या बेटर है आपके हिसाब से? पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए, मेरे ओपिनियन में पर्सनली आई वुड गो फॉर द सेकंड वन। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, दुनिया घूम लो, साथ में भी घूमो, पर एक बार दुनिया घूम के लाइफ के आपके जितने एक्सपीरियंसेस हैं आप एक्चुअली सारे ले लीजिए, जो जो आपको लगता है। कई बार क्योंकि कई एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं जो आफ्टर बीइंग अ पार्ट विद समवन आर डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस और आर माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू। तो वो आप एक बार सारी दुनिया घूम लो, चीज़ें देख लो, अपने आप को समझ लो, खुद पे काम कर लो और फिर किसी को मिलो जो कि भी ये कर चुका हो प्रोसेस, और फिर आप साथ में आओगे तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। सही बात है, जैसे आपने बोला ना कि थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, अब आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है सामने वाले के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने में। बट अंडरस्टैंडिंग मेच्योरिटी लेवल अलग होता है उस टाइम पे, आई बिलीव, बिकॉज मैं, if I talk about myself being somebody who is now turning 30, and who is not married yet, from my own experience now, if I plan to get married, मुझे पता है, बिकॉज अब मैं अपने आप को समझती हूँ, मुझे पता है मैं किसी चीज़ पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। आई हैव लर्नड माई ओन लाइफ लेसन्स। सामने वाला जब आएगा तो वो अपना एक्सपीरियंस एंड लेसन्स लेकर आएगा, तो नाउ आई विल अंडरस्टैंड कि सामने वाला ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। 20s तो हम अपनी रिएक्शंस में निकाल देते हैं, नाउ 30s इट कम्स विद अ फेस वेयर आप ऐसे हो जाते हो कि ठीक है, ओके, ये यहाँ chaos चल रहा है, हाँ चलते रहे, ड्रामा चलते रहे, मैं, मेरी ये वॉल है और मैं यहाँ हूँ। एग्जैक्टली। एंड दैट मैच्योरिटी गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, आई बिलीव। तो मुझे ये नहीं कभी समझ में आता था कि क्या बेटर है, बट नाउ दैट आई एम इन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, मुझे समझ में आता है कि दिस विल गिव मी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ माई पार्टनरशिप विद समवन। सो ये अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। टू ऐड टू इट, जैसा आपने कहा ना कि हम 20s तो अपने ही प्रॉब्लम्स में निकाल देते हैं, ये सच है। क्या है इमोशनल मेच्योरिटी, जो आपने एक वर्ड बोला, वो बहुत जरूरी है कि इमोशनल मेच्योरिटी जब आप में आती है, जब आप थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस से काम कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में, देन द एक्सपेक्टेशंस आर लेस, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक आपने खुद इतना देख लिया होता है कि अब आपको पता है कि सामने वाले पे सारा बर्डन आप नहीं डाल सकते, कि एक्सपेक्टेशंस आर करेक्ट एक्चुअली। ऐसा है ना, जैसे क्या एक 22 इंसान क्या बोलेगा, यार तुम घर जा रहे हो तो तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। एक 30s वाला इंसान क्या बोलेगा कि यार बढ़िया है, मैं अपना कर रही हूँ, तुम अपना कर लो, फिर टाइम निकाल के बात कर लेंगे। तो यू हैव, आप अपने लाइफ में खुद इतने सिक्योर स्पेस में होते हो, अगर आपने खुद पे काम कर लिया हो तो, हाँ, कर लिया हो तो कर लिया हो तो आप 40-50 में भी अगर आपने नहीं तो किया सामने वाले पे डिसरेगुलेशन फिर आपको समझ ही नहीं आएंगी ये चीजें। वाओ वाओ, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। हाँ, थैंक यू। यंग लोगों के आपने कुछ इश्यूज बताए, कुछ और भी इश्यूज हैं जिनके साथ वो आते हैं? एक अटैचमेंट स्टाइल्स हम बोलते हैं कि आपका अटैचमेंट, आपके जो केयर गिवर्स हैं, फैमिली, ऑफ कोर्स ये जो शुरू होता है ये आपके इन्फेंसी में ही शुरू हो जाता है। जब आप 1 to 3 years ऑफ एज के होते हैं तो इंसान के ना अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होने लगते हैं, जो डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद वो बस रीअफर्म होते जाते हैं। तो इंसान 4 टाइप के होते हैं, पर उसमें एक ही सिक्योर होता है, बाकी तीनों इनसिक्योर टाइप ऑफ अटैचमेंट्स होते हैं। तो जो लोग इनसिक्योर टाइप ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स के साथ बड़े होते हैं, वो क्या है, फैमिली इंटरेक्शंस में थोड़ा दिखता है पर उतना नहीं दिखता। लेकिन जब आप एक सिग्निफिकेंट अदर के साथ होते हैं या पार्टनर के साथ होते हैं, तब आपके उस, क्योंकि वो तो रिलेशनशिप ही एक क्या कहते हैं, आप ऐसा वाला है ना, घर से बाहर आप किसी के साथ इतने क्लोज हो, तो उसमें वो आपके इनसिक्योर अटैचमेंट्स बहुत दिखते हैं कि पार्टनर ने अगर ओके की जगह सिर्फ 6 वाई नहीं लगाए और सिर्फ ओके AY लिख दिया, तो कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है, या फिर
अब इन सब चीज़ों से या फिर अवॉइडेंट अटैचमेंट की कोई पसंद भी है, उसके साथ भी रहना है, पर थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं तो थोड़ा खिंचा खिंचा बिहेव करना, ये सब इनसिक्योर अटैचमेंट से ही आते हैं। और ये भी लोगों में बहुत आते हैं जो कि उनके लिए इंडिविजुअली एक प्रॉब्लम होती है, बट जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तब भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत फ्रिक्शंस होते हैं रिलेशनशिप्स में। लोग इनके वजह से भी बहुत थेरेपी में आते हैं, या ये बहुत निकल के आते हैं जब हम थेरेपी स्पेस में होते हैं। ओके ओके। अब हम थोड़ा सा मंजरी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम जो काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल चॉइस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द वर्क दैट आई डू ऑल्सो हैज़ टू डू विद वाई आई चूज टू डू इट, राइट? आपका जो काम है वो भी पर्पस ड्रिवन है। ऑनेस्टली यू आर वर्किंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। आप लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, ये फोर्सफुली आप किसी से नहीं करा सकते हैं, राइट? तो क्योंकि मैं पढ़ रही थी आपकी प्रोफाइल में, आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, आपने लॉ पढ़ा है, आपने लिटरेचर पढ़ा है और आपने मीडिया भी पढ़ा है। ये बहुत ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, बट यू चूज थेरेपी एंड मेंटल हेल्थ एज योर मेन प्रोफेशनल पाथ। राइट। आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताना पड़ेगा। तो जब मैं स्कूल में थी, छोटी थी, तो मुझे लगता था डॉक्टर बनूंगी। बट जब थोड़ी बड़ी हुई ना, मतलब 10th वेंथ तक मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना है। समहाउ आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट। ऑफकोर्स पढ़ाई भी पता थी मुझे कि कितनी करनी पड़ती है, और मुझे कोई बहुत मज़ा नहीं आ रहा था इतना पढ़ने में। लेकिन जब 11th में सब्जेक्ट लेना था तो ना, तभी सीबीएसई ने साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था। एंड ऑफकोर्स सबके लिए टीनेज मुश्किल होती है, मेरे लिए भी मुश्किल थी। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि यार ये क्या सब्जेक्ट है। तो मैंने एज एन ऑप्शनल साइकोलॉजी सेलेक्ट किया एंड आई स्टडीड साइकोलॉजी। इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, मतलब लिटरली लाइफ चेंजिंग, वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस फॉर मी। फिर मैंने, पता था मुझे कि मुझे बैचलर्स तो साइकोलॉजी में ही करना है, कर लिया। जब बैचलर्स में थी तब मैं ना, एक लाइन थी जिसने मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस किया था कि बी इट्स बेटर टू बी कन्फ्यूज्ड इन योर 20s rather than your 40s। उस वक्त कभी किसी ने, या तो किसी मूवी में बोली थी या मैंने कहीं पढ़ी थी, बट बहुत मुझे ऐसा लगा कि यार ये कितनी सही बात है। आई शुड एक्सपीरियंस व्हाट आई वांट टू एक्सपीरियंस। बड़ा बंदा मेरा, बॉम्बे जाऊंगी, कुछ डिफरेंट पढ़ूंगी। लोग बोलते थे कि तुम मैनेजमेंट में बहुत अच्छी हो तो इवेंट मैनेजमेंट करो। तो आई रियलाइज कि हाँ, इवेंट मैनेजमेंट इज अ गुड फील्ड, ट्राई करती हूँ मैं। होता है ना। और आप यहाँ पे भोपाल के लेवल पे क्या इवेंट मैनेजमेंट करते हो कि दोस्तों के साथ 10 लोगों के ग्रुप को कहीं बाहर लेके जाना अपने आप में एक इवेंट है, राइट? तो यहाँ के लोगों को उस वक्त इतना ही समझ में आता था। मैं 2009 की बात कर रही हूँ, 10 की बात कर रही हूँ। तो ये हुआ कि ठीक है, बॉम्बे जाके इवेंट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग मीडिया पार्ट का वाज अ पार्ट ऑफ द कोर्स। वहाँ पे मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे इवेंट्स में तो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री और शॉर्ट फिल्म स्पेस जो है उसमें काम करने लग गई। बहुत मज़ा आता था मुझे। मतलब आज भी मैं बोलूँगी, मेरी लाइफ के कुछ जो कहते हैं ना कि वन थिंग विच यू हैव रियली इंजॉयड इन योर लाइफ, तो वो शूट्स पे जब मैं होती थी बॉम्बे में, तो ना एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस हुआ करता था वो, और मुझे बहुत मज़ा आता था। पर प्रॉब्लम क्या थी ना कि इट वॉज नॉट अ सस्टेनेबल गोल, बिकॉज मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन के बहुत खुश थी, पर मेरा डायरेक्टर बनने का कोई सपना नहीं था। मैं कभी नहीं डायरेक्टर बनना चाहती थी। तो मतलब जितना मैं एंजॉय कर सकती थी मैंने वो स्पेस एंजॉय करी। आई वाज प्रीटी गुड एट इट ऑल्सो। बट फिर मेरा यही था कि मतलब अब आगे क्या, मैं कब तक असिस्टेंट डायरेक्टर बनी रहूंगी, राइट? या कब तक मैं शूट्स पे असिस्ट कर रही हूँ रैंडमली किसी भी स्पेस में। कभी मैं कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में कर रही हूँ, कभी मैं डायरेक्शन में कर रही हूँ, कभी मैं स्क्रिप्टिंग में असिस्ट कर रही हूँ, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर इन इट। तो आई थॉट कि मे बी भोपाल आना है। अगेन आई एम वेरी अटैच्ड टू माई पेरेंट्स। आई एम अ सिंगल चाइल्ड, पेरेंट्स भी अकेले थे, मैं नहीं थी तो बूढ़े होते जा रहे थे जल्दी जल्दी। तो आई थॉट आई शुड कम बैक टू देम। वापस आई एंड अगेन आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली, मतलब ऐसा नहीं आप टाइम ले रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे रहोगे। तो इसलिए क्या करें, तो मैंने कोई रैंडम जॉब कर रही हूँ, कभी टीचर का जॉब कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही थी, अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। लॉ वॉज डेफिनेटली अ चॉइस एंड इट वॉज, आई ऑलवेज न्यू कि लॉ मुझे कभी भी परस्यू नहीं करना इन करियर, एज अ करियर। मतलब मेरे पेरेंट्स ने शादी के बाद लॉ साथ में पढ़ा था एंड बड़ी आई थॉट इट वॉज अ वेरी रोमांटिक थिंग टू डू टुगेदर। मैं भी सोचती थी कि जब मैं किसी के साथ होंगी तो उसके साथ मैं भी लॉ पढ़ूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि पढ़ ही लूँ कब कौन आएगा। तो आई स्टडीड लॉ एंड वन ऑफ द रीजंस वाज आल्सो बिकॉज आई थॉट कि लॉ, मुझे लगता है हम
एज सिटीजन्स हम सबको पता होने चाहिए. बिल्कुल. बेसिक लॉज तो सबको ही And पता it होना also चाहिए. empowers. It empowers Yeah, you, it हाँ. makes you know things around you, it gives you a better picture of the country that you're living in. So I wanted to study law for that, but I knew that it was never going to be a career choice. So I was like कुछ नहीं होता मतलब, and I am someone जिसको मजा आता है पढ़ने में. I have always enjoyed not नंबर लाने में या बुक से पढ़ने में या एग्जाम के पहले पढ़ने में, but पता होने में, नॉलेज गेन करना हैज ऑलवेज बीन अ गोल, वन ऑफ द गोल्स. अच्छा था लॉ पढ़ना. धीरे धीरे आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, एक विजन बनने लग गया. मुझे लगा मुझे ट्रेनिंग्स देने में बहुत मजा आता है. आई एंजॉय यू नो कि लोग हों, मैं उन्हें ट्रेन कर रही हूँ किसी चीज में. आई रियली एंजॉय दैट. सो आई स्टार्टेड विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की ट्रेनिंग. लिटरेचर तो जो है वो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन में पढ़ा था एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट. एंड समहाउ उसी वक्त मैं अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई कंप्लीट करती जा रही थी, क्योंकि मास्टर्स बचा था, मास्टर्स कर रही थी, डिप्लोमास कर रही थी. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आई ऑलवेज वांटेड टू गेट बैक टू दिस. द रीजन कि मेरा मन कहीं भी एक जगह मजा आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था, पर रुक नहीं रहा था, was because I think I was always meant to get back to this. And when I started with this being a psychotherapist वाली जो journey है, I think it was like a circle completing itself. मतलब वो जो कहते हैं ना कि आप मजा भी आ रहा है, एंड ऑफ द डे सुकून भी मिल रहा है, और बेटर करने का मन भी कर रहा है. और वो जो कहते हैं ना मोटिवेशन, गुड डेज या बैड डेज, द मोटिवेशन वाज ऑलवेज देयर. जब मतलब जिस दिन सेल्फ डाउट था उस दिन में मुझे यही लग रहा था कि पर करना तो मुझे यही है. सो आई थिंक दैट इज हाउ आई केम बैक टू दिस स्पेस. जो मतलब मेरा कहता है ना पहला प्यार साइकोलॉजी जो था, इवेंचुअली आई केम बैक टू दैट. That's wonderful and beautiful because I believe कि हम जैसे लोग जो अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं, उसको पहले तो समझ पाते हैं और फिर उसको पूरे जीवन भर कर पाते हैं. वी आर रियली ब्लेस्ड. आई डोंट फील इससे बेहतर चीज कोई हो सकती है जब सुबह उठ के आपको खुद ही एक अलग एनर्जी मिल रही है. आई नो देयर आर बैड डेज, गुड डेज, वो सब चलता है, हमारे साथ भी चलता है. बट वो आप जो बोल रहे हो ना, वो एक सुकून है. वो आपको, आपके पास वो विजन है, आपको पता है कि मैं यही कर सकती हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना. एंड आई ऑल्सो फील कि I was also very blessed to acknowledge this very early on. जैसे आपने बताया कि आपने 4 चीजें पढ़ी, फिर आपको समझ में आया. मेरी तो लाइफ इतनी सही पाथ पे थी इस चीज को लेके कि मुझे फर्स्ट चीज ही ये करने को मिली और इसी में मैंने अपना पैशन मुझे मिल गया और यही पाथ आगे चला. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. नहीं तो पहले प्लान इंजीनियरिंग करने का था, उसके बाद हो सकता है मुझे रियलाइज होता कि नहीं ये नहीं हो पा रहा, बिकॉज मेरी हेल्थ काफी खराब हो रही थी. आई टुक साइंस, पीसीएम मैंने 12th में ले लिया सबको देख के कि हाँ इंजीनियरिंग करेंगे, नहीं होगा तो आर्किटेक्ट बन जाएंगे. बट देन मेरी हेल्थ काफी खराब होने लग गई. देन आई रियलाइज कि ना मन लग रहा है ना हेल्थ सही रह रही है, मतलब ये आपके लिए नहीं है. एंड देन स्लोली ग्रेजुअली आई स्टार्टेड रीडिंग, आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, ये सेक्टर के बारे में जानना शुरू किया. एंड देन वहां से जर्नी चालू हुई. So I think kudos to people like us जो अपनी जर्नी पे हैं, irrespective of क्या प्रॉब्लम्स हम एवरीडे लाइफ में फेस करते हैं. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. ऑल्सो मेरा एक हमेशा कॉमन क्वेश्चन होता है टू ऑल द थेरेपिस्ट कि थेरेपी बहुत ज़्यादा इमोशन कैरी करती है, राइट? तो आप लोगों के लिए एज अ थेरेपिस्ट कभी कभी बहुत इमोशनली हैवी हो सकता है, तो आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं एट द सेम टाइम होल्डिंग स्पेस फॉर other people? Right. How do you look after yourself? I think पहले तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमें अपने खुद के थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है. लोगों को लगता है कि अरे आप थेरेपी लेते हैं तो आपको थेरेपी क्यों लेने की जरूरत है, मतलब आप तो खुद ही थेरेपिस्ट हैं, आपको तो सब पता है, राइट? बट जैसे कि डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे आई थिंक इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी थेरेपिस्ट टू गो टू देयर ओन थेरेपिस्ट, बिकॉज वरना क्या है, आप खुद अपने रिलेशनशिप्स में थेरेपाइज करने लग जाते हो. तो हम परफेक्ट होने की कोशिश कि हमें तो पता है, हाँ नहीं, फिर हम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं. वरना हमारी लड़ाइयाँ भी ऐसी होती है कि यू नो बेबी, आई थिंक वी शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस, आर यू फीलिंग ओके, डू यू थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू टॉक. तो ये इतना करने लगते हैं ना कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस बढ़ते जाते हैं जो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. Of course, take care of your physical health, because a good body and a good mind go hand in hand. तो आपकी mental health के लिए आपको अपनी physical health भी सही रखने की जरूरत है. Work on, more of love your body, put the right things in, give it the right nutrition it needs, give it the right exercise that it needs.
चूज प्रैक्टिसेस, ये नहीं कि आप कोई एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करो या कुछ करो, ऐसी प्रैक्टिसेस चूज करो जिससे आपकी बॉडी कहते हैं ना कि खिले, आपको अच्छा लगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेप्स एंड साइजेस हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट यू बीइंग कंफर्टेबल इन योर स्किन. तो ये एक तो सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस हो गई. बट अगर बात करें कि और क्या करते हैं, आप अपने खुद के रिचुअल्स बनाइए कि आपका दिन कैसा होना चाहिए, जहाँ पे आप इंटेंशनैलिटी सेट करिए अपने दिन के लिए. आप अपने दिन, आपकी थेरेपी के बाद आपको कैसे डी स्ट्रेस करना है, थेरेपी के बीच में ब्रेक रखिए जिससे कि आप एक क्लाइंट का स्पिल ओवर दूसरे क्लाइंट पे ना हो जाए. तो ये सब आप तो ये सब हम ensure करते हैं. इंश्योर करते हैं कि ये सब हम करें. एंड ऑफ कोर्स और भी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस होती हैं, बट ऑसम, ग्रेट. तो अब हम मूव करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ. दिस इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड. थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि रैपिड रहे एंड फुल ऑफ फायर रहे. सो दिस विल ऑल सेट. yes, this will be mostly connected to your life or Okay. maybe your work, but कुछ interesting questions हमने आपके लिए plan किए. Ready? ओके, श्योर. Okay. Tea or coffee while doing case notes? कोल्ड कॉफी. Okay, none of the above. None of the above. Okay. कोल्ड कॉफी. A mental health myth you wish should just disappear? एक्चुअली इसके दो आंसर्स हैं. Okay. वन इज कि मेरे घर में तो थेरेपिस्ट है या मेरी बेस्ट फ्रेंड तो थेरेपिस्ट है, तो मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है. योर फ्रेंड और योर फैमिली मेम्बर कांट बी योर थेरेपिस्ट. एंड द सेकेंड वन इज़ कि अभी मैं थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता. बिकॉज द ट्रूथ इज़ कि यू कैन, अगर आपके डॉक्टर के पास आपको जाना ही है तो आप जाओगे ही ना, या आप बोलोगे कि नहीं नहीं मेरा हार्ट टूट गया पर मैं डॉक्टर के पास जाना अफोर्ड नहीं कर सकता. सो आई थिंक इट्स, यू कांट पुट इट ऑफ आगे के लिए. यू हैव टू एक्ट ऑन इट व्हेन यू नीड इट. Interesting. Your current favorite book or show related to psychology or healing? Healing, I would say Unorthodox. It's a show Okay. on Netflix. It's a brilliant show and I think everyone should watch it. It's very freeing, and liberating. And about favorite book about psychology is Body Keeps the Score. Okay. It's by Basil van der Kolk and it's a beautiful book. And I think therapists should definitely read it. But I think even everyone else should also read it. काफ़ी पर्सपेक्टिव मिलेगा. Okay. One thing people assume about therapists, that's totally wrong. We can't read minds. बताओ मैं क्या सोच रही हूँ, बताओ. Exactly. An emotion that's hardest for people to name. Shame. Okay. Your go-to way to unwind after a long therapy day. Sometimes it's crying. Okay. A lot of crying. Sometimes it's lying down on the floor and grounding myself. Sometimes I would just tell my partner के राउंड मार के आए and फिर मैं बढ़िया गाने बजाऊंगी और मैं खुद गाऊंगी उन गानों को. So I think these three definitely work for me. If you weren't a therapist, you would be? I don't know. I think I would be lost. One thing you wish every client knew before starting therapy. It gets better, it gets harder, and then it gets better. So it's not linear. It will always be non-linear. Wow. Beautiful. Thank you so much, Manjari, for an amazing conversation. Thank This you, has to Srishti. be one of my favorite shoots, to be very you. honest. Thank you so much. And मैंने तो बहुत कुछ सीखा ही, and I'm sure जो नए पर्सपेक्टिव आज हमको मेंटल हेल्थ पे मिलेंगे, जो आई थिंक ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होना ज़रूरी है. इसको सिर्फ एक तरह से ना देखें हम, इसको एक्सप्लोर होना ज़रूरी है, और वो इंसाइट्स आज हमें आपसे मिले. Thank you so much for doing this. Thank you for taking time out. Thank you And, for having me. Thank you. And also the fact that, this was so insightful, so enlightening, and I'm sure a lot of people who are actually going through any mental health issue, they should and they must start therapy. Reach out to the right therapist. And we do have right therapists. मैं तो अब मिल रही हूँ आप लोगों से, तो मुझे बात करके ही इतना अच्छा लग रहा है. So thank you so much. Any last message for our listeners जो एज अ थेरेपिस्ट आप उनको देना चाहेंगे? श्योर, आई वुड से खुद से सच बोलिए, खुद को चूज़ करिए, एंड अनअपोलोजेटिकली योरसेल्फ रहिए, अपनी ऑथेंटिसिटी चूज़ करिए, और दुनिया बदलेगी अगर आप खुद को चूज़ करोगे तो. थैंक यू. Thank you so much. And any last words for the show, for how was your experience today? It was a brilliant experience and मुझे बहुत मज़ा आया.
people like you, people who are knowledgeable, who know what they're doing, and who are passionate about this work, are doing such good work. And I think we should all cheer for you as well, because you know आप जो काम कर रहे हो वो बहुत important है. You are giving us this platform to actually reach so many voices. And thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you. Yay! Yay!